Hello everyone. Today in this video we read about our history chapter 3 of part 5 Ordinary People and the Crimes Against Humanity means आम जनता और मानवता के खिलाफ जो अपराध था उसके बारे में आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म. जो कॉमन पीपल थी उनका नाजीवाद के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी. Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language. They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. They marked and houses of Jews and reported suspicious neighbors. They genuinely believed Nazism would bring प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेल बीइंग. जो बहुत सारे लोग थे वो लोग नाज़ियों के जो शब्दों का आडंबर था और उनका जो प्रोपेगेंडा धुआंधार प्रचार था उसके शिकार हो गए. वे दुनिया को नाज़ियों की नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ियों की जो भाषा थी उनके तरह ही व्यक्त करने लगे. किसी यहूदी से जब भी उनका आमना सामना हो जाता तो वे उनके प्रति अपने भीतर गहरी नफ़रत और गुस्से का उनको फीलिंग होता था. उन्होंने न केवल यहूदियों को उनके घरों के बाहर निशान लगा दिए बल्कि जिन पड़ोसियों पर उनके पहले बहुत ज़्यादा भरोसा था उनके बारे में या शक था, जिन पड़ोसियों के बारे में उनको ये शक हुआ कि ये यहूदी हो सकते हैं, उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया और उन्हें यह पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेके जाएगा. यही व्यवस्था ही सबका कल्याण कर सकेगी. बट नॉट एवरी जर्मन वॉज ए नाजी. मेनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ नाजिज्म, braving police repression and death. The large majority of Germans, however, were passive onlookers and apathetic witnesses. They were too scared to act, to differ, to protest. They preferred to look away. Numeroler, a resistance fighters observed an absence of protest, an uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crime committed against people in the Nazi Empire. He wrote movingly about this silence. यहाँ यह बताया गया है कि जो भी लोग नाज़ीवाद की जो उनकी धारणा थी उसके अकॉर्डिंग पूरा उनका सोच बदल चुका था. बट जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था. बहुत सारे लोगों ने पुलिस के दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया. लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था. कई लोग विरोधी कदम तो उठा रहे थे लेकिन अपना मतभेद व्यक्त करने और नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे. वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंखें फेर कर चल देना ज़्यादा पसंद करते थे. जो एक पादरी थे निम्योलर ने नाज़ियों का लगातार विरोध किया था. उन्होंने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह की निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी. जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी. गेस्टापो की दहशतनाक जो कार्यशैली थी और जो उनके बुरे काम थे उनका निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से एक आगे लिखा है जिसे हम पढ़ेंगे अभी. फर्स्ट दे कैम फॉर द communists. Well, I was not a communist, so I said nothing. Then they came for the social democrats. Well, I was not a social democrat, so I did nothing. Then they came for the trade
unionists, but I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, but I was not a Jewish, so I did little. Then, when they came for me, there was no one left who could stand up for me. यहाँ उन्होंने जो पादरी थे न्यूमोलर, उन्होंने लिखा है कि पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट्स भी नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में भी नहीं था। फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। यहाँ एक बॉक्स नंबर 1 में एक बताया गया है कि क्या नाज़ियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था, या फिर लॉरेंस रोम का कहना है कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रॉस ने हाल ही में अपने एक जो वृत्त चित्र थी उसमें द नाज़ीज़ अ वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। उसमें इसी सिलसिले में उन्होंने एर्ना काच से भी बात की, जो 1930 के दशक में जो एक टीन एज में थी और अब वह दादी बन चुकी थी। एर्ना ने रिस से कहा कि 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी। यह बेरोजगारों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थीं और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया। कम से कम मुझे तो यही लगता था कि वह अच्छा दौर था, मुझे अच्छा लगता था। ये कहा था जो एर्ना कॉच थी, उन्होंने कहा था। नेक्स्ट आगे इस पार्ट में बताया गया है व्हाट Jews फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। यहाँ ये बताया गया है कि जो जूस फेल्ट हैं नासी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह बिल्कुल अलग कहानी है। शलार्ट बेलार्ट सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम्स इन हर डायरी एंड लेटर पब्लिश्ड देम इन अ हाईली disconcerting book called the Third Reich of Dreams. She described how Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them. They dreamed of their hooked noses, black hair and eyes, Jewish looks and body movements. The stereotypical images publicized in the Nazi press haunted the Jews. They troubled them even in their dreams. Jews died many deaths even before they reached the gas chamber. यहाँ यह बताया गया है कि नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे। यह बिल्कुल अलग कहानी थी जो शलार्ट बेलार्ट ने अपनी डायरी में लोगों के जो सपने थे उनको चोरी छिपे लिखना शुरू किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को एक बुक के रूप में पब्लिश किया और पढ़ने वाले जो भी उस बुक को पढ़ता था उनको वो बुक झकझोर के रख देने वाला किताब था, और इस किताब का नाम था थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। सॉलेट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही जो रूढ़ी थी, जो गलत बातें थी, उस छवि पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आँखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नाज़ी जो थे प्रेस में यहूदियों की जो छवियों और तस्वीर छापते थे, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। वो जो इमेज थी सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी तो गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। नेक्स्ट नॉलेज अबाउट होलोकॉस्ट, मतलब जो होलोकॉस्ट है महाध्वंस हुआ उसके बारे में यहाँ क्या जानकारी है उसके ये आगे देखेंगे।
Information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last year of the regime, but it was only after the war ended and Germany was defeated that the world came to realize the horrors of what had happened. While the Germans were preoccupied with their own plague as a defeated nation emerging out of the rebel. The Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. At this, at its heights, its height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. This indomitable spirit to bear witnesses and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks, and created archives. On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offices. यहाँ बताया जा रहा है कि नाची तौर तरीक़ों की जो जानकारी नाची शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर आने लगी थी, और लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और क्रूरता हुआ था उसका दमन किया गया था। इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने के और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचार और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआम को महाध्वंस या होलोकास्ट कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले ने अपने यहूदी टोले में, जिसको घेटो कहते हैं, रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए थे उन्हें बचाए रखने के लिए वह अदम्य चाह घेटो और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती थी। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेज के संग्रह बनाए थे, लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय है, तो नाज़ी नेतृत्व के दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। एट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ द होलोकास्ट लाइव ऑन इन मेमोरीज, fiction, documentaries, poetry, memorials, and museums in many parts of the world today. These are a tribute to those who resisted it, and embracing reminder to those who collaborated, and a warning to those who watched in silence. यहाँ ये बताया गया कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो मेमोरी ऑफ होलोकास्ट थी, साहित्य थे, चित्र थे, शायरी, स्मारक और संग्रहालय में इस जो महाध्वंस का इतिहास था स्मृति में आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन भयावह दिनों में भी प्रतिरोध करने का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ है जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। सो टुडे योर चैप्टर 3 of history here is completed. I hope all of you have understood the all concept of in this chapter. Thank you for watching.